थैंक यू सर। वेलकम। आप अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। आपको अपने नाम नहीं बताना है, अपनी जगह का या कोई कोई ऐसा आपकी कास्ट या रिलीजन या फिर ऐसा कुछ होगा। आपको अपने एजुकेशन बैकग्राउंड का सहित अपना इंट्रोडक्शन बताएं। मैंने ग्रेजुएशन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर से और अपनी मास्टर्स मैथमेटिक्स में आईआईटी कानपुर से की है। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है और मैं उसी के साथ साथ पढ़ना एंजॉय करता हूँ, और सबसे ज़्यादा जो मैं एंजॉय करता हूँ वो पढ़ाना है, टीचिंग। पढ़ाना। तो अभी आप जैसे अब गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग जी, किस पोस्ट पर हैं आप? मैं अभी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स विषय का परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ। ये आप मतलब पहली जॉब है या फिर? इससे पहले मैंने जो काम किया है वो सेम संस्था में एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय 2 तारापुर में जो है काम किया है। ओके ओके। अच्छा, आप पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। जी, गणित। तो मैथमेटिक्स में आप ना मैथमेटिकल लैंग्वेज को अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे? मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर हम सामान्य तौर पर ली जाए, अगर टेक्निकल अगर देखा जाए इसको कि मैथमेटिकल लैंग्वेज, तो वो अभी विद्यालय स्तर पर नहीं हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वहाँ पर हम कंपटीशनल जो एस्पेक्ट रहता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर भी हम कुछ बेसिक टर्म्स जैसे लाइक ए सो, दैट एंड विच, इस तरह का हम यूज करते हैं, तो उसमें सिम्बल्स यूज किए जाते हैं लाइक एज इम्प्लाइज, तो वी कैन यूज जनरल सिम्बल्स एंड स्टूडेंट अंडरस्टैंड इजली। जैसे आप जो पढ़ा रहे हैं अपने जो अध्यापन कार्य है आपका, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं या जी, फिर बिल्कुल। एक जॉब के रूप में सिर्फ देखते हैं आप? नहीं, मेरा जो 12th के बाद मैंने जैसे बीएससी इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड किया है, तो वो मेरा कहीं ना कहीं एजुकेशन के प्रति लगाव भी था, और मैं टीचिंग को एंजॉय करता हूँ, इसीलिए मैं। अच्छा अच्छा। आप यूपीएससी, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। आप RIE अजमेर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर से, राजस्थान से आपने पढ़ाई की। उसके बाद मास्टर्स आपने IIT कानपुर से किया है। तो आपको नहीं लगता कि आप यूपीएससी के लिए, मतलब यूपीएससी के थ्रू वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आ रहे हैं, आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते थे यूपीएससी क्वालिफाई करने में, आई मीन IAS के लिए कर सकते थे। तो आपको क्या लगता है कि आपको वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए क्यों आना है? क्योंकि वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आना भी अपने आप में अलग ही मतलब चुनौतियों का सामना करके आना होता है। तो आपने आपको नहीं लगता कि आप अपने टैलेंट और एनर्जी का इस्तेमाल और बेहतर तरह से कर सकते थे? मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि हम समाज के निर्माण में या एक देश के निर्माण में जो सबसे अहम भूमिका रहती है वो एक अध्यापक की रहती है, जी। और उसी के साथ साथ प्रशासनिक जो प्रभार रहता है, तो प्रशासनिक प्रभार भी अपने आप में एक समाज निर्माण में एक मुख्य सहयोग देता है। परंतु जो मैं आनंद अपने जीवन का एज ए अध्यापक ले पा रहा हूँ, और जितना मैं इंजॉय एज ए बीइंग टीचर कर पाता हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक प्रशासक के रूप में नहीं अच्छा। करना। अरे भाई, तो वाइस प्रिंसिपल आप बनकर क्या डिफरेंट कर सकते हैं जो और लोग नहीं कर पा रहे? आपको क्या लगता है कि आप उसमें ज़्यादा सक्षम हो और लोगों से? क्या लगता मेरा है? मैंने जो अपना प्रारंभिक जो जीवन है वो एक सामान्य गांव से प्रारंभ करके और RI अजमेर होते हुए मैंने जो IIT कानपुर तक जो मैंने सीखा है, जी। उसको जो मैं बच्चों को डेलीबरेट कर पाऊंगा, और अपने 100% ऊर्जा के साथ जो डेलीबरेट करता हुआ आया हूँ। तो और ये डेलिब्रेशन जो आप कर रहे हैं, डेलिब्रेट कर रहे हैं, 100% करते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। आप ही को क्यों चुना जाए इस पोस्ट के लिए? भाई यूपीएससी के पास तो और भी जी, मतलब ऐसे योग्य व्यक्ति हैं। तो आप क्या ऐसा डिफरेंट हमें लगता है कि हम आपको इसमें चुने? मतलब इस काम के लिए और भी लोग हमारे पास योग्य हैं। जैसे वाइस प्रिंसिपल के जो कर्तव्य रहते हैं उसमें मुख्य कर्तव्य होता है कि वो शैक्षणिक जिम्मेदारी अपनी अहम रूप से निभाए। तो मेरे पास जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, और मैं अगर नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत टेक्निकल एस्पेक्ट देखा जाए तो मैं एज ए टेक्निकल साउंड भी हूँ, जो मुझे बाकी लोगों से अलग करता है। आप अपने आप को बाकी लोगों से अलग मानते हैं? अच्छा, मुझे आपके बारे में मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आप अध्यापक हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी टीचिंग जी, को, आप बताते हैं। जी, और आप, लेकिन मुझे लगता है आप दिल्ली जो आ रहे हैं, जी। आप सुख सुविधाओं के लिए आ रहे हैं क्या? मतलब आपको एजुकेशन नहीं करना है तो आप वहाँ पे जहाँ पे काम कर रहे हैं करिए, लेकिन क्या मतलब ये यूपीएससी के थ्रू दिल्ली आने का प्लान, मतलब
आप सुख सुविधा के लिए आ रहे हैं कि वास्तव में शिक्षा में सुधार देखना चाहते हैं? क्या वास्तविकता है इसके पीछे? मेरा ऐसा मानना है कि समाज सेवा या अपने देश के लिए काम करना, विद्यालय के लिए काम करना, वो कहीं क्षेत्र में सिमट के न रहे। मैं उत्तर प्रदेश में कार्य करूं या मैं दिल्ली में कार्य करूं, मेरा ये मानना है कि मुझे कार्य ही करना है। नहीं और देखिए, कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं का इसमें बहुत ज़्यादा अहम है नहीं। नहीं थोड़ा बहुत मानते हैं ना, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है तो मतलब आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये वाली बात रखते हैं कि हम दिल्ली में जाऊँगा ज़्यादा सुविधा का इंजॉय कर पाऊंगा। और मतलब दिल्ली में देखिए, आप यूपी में हैं, अभी नरोरा में पोस्टेड हैं, जी। तो वहाँ पे आप बेहतर कर सकते थे। यूपी में एजुकेशन को सुधारने की आवश्यकता ज़्यादा है। दिल्ली में तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। कई बार कई सारे सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं उस ओर। तो आपको लगता है कि मतलब आपको दिल्ली में आना चाहिए या फिर वहीं की एजुकेशन को आपको अपलिफ्टमेंट करना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आप सक्षम व्यक्ति हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, आप मतलब लेबोरियस स्टूडेंट रहे, आप थ्रू आउट योर स्टूडेंट कैरियर मतलब बहुत अच्छा रहा है आपका। तो आपको वहीं पे अपना जो इनपुट्स हैं एजुकेशन में वो उसको बढ़ावा देना चाहिए। मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ, तो उस विद्यालय का जो शैक्षणिक स्तर है वो उत्तर प्रदेश के बाकी अन्य विद्यालयों के मुकाबले बहुत उच्च है। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, यूपी में अक्सर देखा जाता है जी। कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, तो क्या उन्हें मतलब अपने अपने जैसे मतलब गवर्नमेंट शिक्षा पे या गवर्नमेंट शिक्षा व्यवस्था पे विश्वास नहीं है क्या? मतलब मैं ऐसा नहीं, सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है। मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ वहाँ पर सामान्यतः जो व्यक्ति हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, और सारे वो विद्यालय नहीं से देखिए, मुख्यतः उसी के लिए बनाया गया है। और अगर आपकी बात को मैं मानूं, तो अगर हम प्रारंभ करें अपने से ही, जैसे हमारे जिस विद्यालय में पढ़ा था उसमें इस तरह की एक कल्चर है कि सभी अपने बच्चों को उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं जिस विद्यालय में हम अध्यापन कर रहे हैं। आप तो एक सीमित दायरा बता रहे हैं, जी। हम तो एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, पूरी यूपी की बात करें, पूरे इंडिया स्तर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें मतलब ज़्यादातर ऐसा ट्रेंड देखा गया है। जी। तो क्या हमारी शिक्षा पद्धति उस और मतलब जो जितनी सार्थकता के साथ आगे बढ़नी चाहिए, जितनी वर्तमान स्थिति में होनी चाहिए, जी। जितने गवर्नमेंट्स के सार्थक प्रयास रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षक अपनी भूमिका निभाने में थोड़े से कम मतलब भूमिका निभा पाए हैं? अगर प्रयास किया जाए तो बहुत चीज़ें सुधर रही हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि जो यूपी है, यूपी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो यूपी गवर्नमेंट भी जो प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर भी जो मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का भी ओपनिंग कर रहा है। और उसमें मुझे लगता है कि शायद जो अध्यापक हैं उसमें सिर्फ ये नहीं है कि शिक्षा के स्तर को अगर प्राथमिकता दी जाए, कभी कभी कुछ इस तरह की सर्कमस्टेंसेस बन जाती हैं जिसमें अध्यापन जो करते हैं वो अध्यापक थोड़ा एक दूरी के साथ करते हैं, और जो उनका रहन सहन जो रहता है वो थोड़ा एक दूरी के साथ रह सकता है। ये हम और भी एस्पेक्ट जोड़ सकते हैं। हम सिर्फ हम इसमें ये मान के चलें कि सिर्फ शिक्षा के स्तर के आधार पर वो अपने बच्चों को, हाँ ये कहीं ना कहीं आंशिक रूप से तो सत्य है, लेकिन पूर्णतः इस बात को हम मतलब सत्य नहीं कह सकते। अच्छा, ये बताइए, अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग स्टेट्स के अलग बोर्ड्स, जी। उसमें अलग अलग सिलेबस होते हैं, जी। तो आपको लगता है क्या मतलब पूरे इंडिया में एक रूपता आनी चाहिए सिलेबस में? इंटीग्रेट होकर बच्चे ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे, ऐसा क्या आपको लगता है कि एक रूपता आनी चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट रहे सिलेबस, हर बोर्ड के सिलेबस, सीबीएसई का अलग होता है, यूपी बोर्ड का अलग होता है, हरियाणा बोर्ड का किसी और बोर्ड का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है, तो एक रूपता आनी चाहिए क्या? मुझे लगता क्या है था कि मतलब ऐसा, इससे क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा पद्धति पर कि जो एक रूपता नहीं, अलग अलग है सब सिस्टम, सब शिक्षा बोर्ड्स? पद्धति मेरा ऐसा मानना है कि एकता तो होनी चाहिए, लेकिन विविधता भी कहीं ना कहीं बनी रहनी चाहिए। कि अगर जैसे विविधता, चलो यहाँ तो मान लीजिए साउथ इंडिया के कुछ मतलब बोर्ड्स हैं वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर ले, बट राजस्थान, यूपी, दिल्ली, वेस्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो ऐसा ये तो मतलब एक ही नदन टाइप के स्टेट्स हो गए, तो वहाँ पे तो लैंग्वेज भी एक है, तो वो तो चलो लैंग्वेज डाइवर्सिटी आप मान सकते हैं, फिर यहाँ पे इतना विविधता क्यों बोर्ड के सिलेबस में? वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में जो अध्यापन जो हो रहा है वो सामान्यतः सभी जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं उसी के आधार पर हो रहा है, और जो करिकुलम या जो कंटेंट है वो भी सेम डिलीवर किया जा रहा है। और ये तो अगर आप देखेंगे तो एक ना केवल राज्य में बल्कि एक जिला स्तर पर भी देखेंगे तो स्कूल, विभिन्न स्कूल से स्कूल के उसमें आप डिफरेंशिएट कर हो सकता है, परंतु जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें हम सारे सीबीएसई के स्कूल हों
चाहे यूपी बोर्ड के स्कूल हों, चाहे वो राजस्थान के बोर्ड के स्कूल हों, वो सारे के सारे एनसीईआरटी द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं उन्हीं के आधार पर अध्यापन कराया जा रहा अच्छा, है। यूपी बोर्ड ने क्या फॉलो करने की कोशिश की एनसीईआरटी के सिलेबस को, मतलब अभी लागू करने का अभी प्रयास फिलहाल में किया है चल क्या? रहा है, चल रहा है। वही उसी पर फॉलो हो रहा है सर। अच्छा, तो वो आप मानते हैं कि वो सही तरह से काम करना शुरू कर दिया है, मतलब जो एनसीईआरटी को कॉपी करके वो सिलेबस अपना इम्प्लीमेंट कराने अपने यूपी बोर्ड में? वो कॉपीड ना कह के हम ये कहें कि सिर्फ जो उसका प्रारंभिक पेज है वो अच्छा। अलग हो सकता है, परंतु जो पुस्तकें हैं उसका जो मूल अंतर वस्तु है, उस विषय वस्तु है, वो समान है। वो एनसीईआरटी ने बोला कि जो एससीईआरटी है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप कहीं ना कहीं उसमें अपनी जो क्षेत्रीयता है उसको समाहित करते हुए एक नए तरह के पुस्तकों का आप प्रकाशन कीजिए, लेकिन जो मूल विषय वस्तु है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। वो सब तरह का एक कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छे तरह से सर्व करें। ये हो सकता है कि जो एक पश्चिमी यूपी का जो बच्चा है और जो झारखंड का जो विद्यार्थी है उसको कहीं ना कहीं एक सामाजिक रूप से एक अलग स्तर देखने को मिलता है और शैक्षिक रूप से भी। अच्छा। तो अच्छा, हाँ, ये बताइए आप अपने, मतलब आजकल ना, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बात रहती है कि भाई बच्चे अपने, मतलब जो सीनियर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, तो उनसे सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाते। तो उनमें अवेयरनेस लाने के लिए आप एज ए टीचर अपने बच्चे को, वहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं लड़के भी होते हैं, और वो खुद भी अपने आप को मतलब थोड़ा शर्म महसूस करते हैं, इसे महसूस करते हैं, तो उसको आप कैसे मतलब पाएंगे? और इसके परिप्रेक्ष्य में मुझे पॉस्को एक्ट के बारे में कुछ बताइए। अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, अगर वर्तमान परिदृश्य को देखें, अगर बहुत ग्रामीण अंचल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सामान्य तौर पर ये सब बातें आम हो गई हैं। जो पहले अध्यापक और आप कैसे बताएंगे अपने बच्चों को? सामान्य तौर पर बताया जा सकता है। तो आपको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ, मतलब बॉयज गर्ल्स हैं, मतलब कोई इस तरह का? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करें और अगर हम उस बच्चे को ज्ञान दें तो एक उचित क्योंकि हम अगर ज्ञान देंगे तो वो एक उचित मिलेगा। अगर वो दूसरे अन्य स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करता है तो हो सकता है अनुचित तरीके से ज्ञान प्राप्त हो। अच्छा, पॉस्को एक्ट के बारे में बताइए फिर आप। पॉस्को एक्ट का होता है, अगर कोई 18 साल से कम बच्चे किसी बच्चे को किसी तरह का शारीरिक या शोषण बच्चे का होता है तो उसमें उसकी जो उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया वो पॉस्को एक्ट है। अच्छा, यूपी की 3 समस्या बताइए कोई भी, मैं एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई 3 समस्या आप यूपी की क्या लगती हैं आपको, जो मुख्य समस्याएं हैं? यूपी की जो 3 मुख्य समस्या के बारे में बात करें तो एक प्रशासन की आप एक मुख्य समस्या मान सकते हैं कि एक बड़े जो राज्य है एक बड़े स्तर पर राज्य है, विविधता लिए हुए राज्य है। अगर आप पश्चिमी यूपी और उत्तरी यूपी को देखेंगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है, सामाजिक स्तर पर भी और शैक्षिक स्तर पर भी। और दूसरा अगर देखा जाए तो जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी है, लेकिन बुंदेलखंड जैसे स्तर अगर क्षेत्र को देखें तो वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। और वहीं पर खाद्यान्न का भी एक असाक्षरता या गरीबी का भी एक मुख्य पहलू यहाँ पर है। अच्छा, आप अपने बारे में वाइस प्रिंसिपल के लिए आ रहे हैं, तो आप ये बताइए इसमें आप मतलब क्या नया करेंगे आप इसमें, आप ज्वाइन करने के बाद जैसे आप क्या बात करेंगे जो इसमें आपके मतलब जान आ जाए कि आप बहुत अफेक्टिव करने वाले हैं, बहुत सार्थक प्रयास करने वाले हैं? जैसे मैं अभी दिल्ली गवर्नमेंट के विद्यालय में एज ए वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन करूँगा, तो अगर पहला तो मुझे ये मानना है कि अगर हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो वो ग्राउंड लेवल पर बनना चाहिए। तो ग्राउंड लेवल पर प्लान बनाने के लिए पहले हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि वहाँ पर वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन अगर इसको भी अगर हम इग्नोर मार दें, मतलब इसको अगर हम प्रोएक्टिव होकर और अगर हम पहले प्लान बनाएं तो मैं सामान्यतः सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे प्रेफरेंस रखूँगा। और उसके साथ साथ जो शैक्षणिक स्तर है बच्चों का, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को मिले और हर संभव प्रयास हो कि बच्चों में ड्रॉप आउट रेट कम रहे, सभी को शिक्षा मिले और समान शिक्षा की मैं बात करूँगा, इक्वल एजुकेशन और इक्विटेबल एजुकेशन की हम बात करेंगे। दिल्ली में शिक्षा का जो सार्थक प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, प्रयास किए गए हैं, तो उसमें सार्थक सफलता देखने को मिली है। तो आपके क्या इनपुट्स रहेंगे कि उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, बढ़ावा दिया जाए? आप अपने क्या अलग से इनपुट डालेंगे उस पर जो उसको अफेक्टिवनेस मिले? जो
सबसे पहला जो अभी अभी तक जो चैलेंज लगता है वो ये है कि क्योंकि जो दिल्ली है वहाँ के जो पब्लिक स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स में समस्या ये है कि उसमें मुख्यतः जो बच्चे आते हैं वो एसडीजी ग्रुप से आते हैं। और एसडीजी ग्रुप में ये रहता है कि उसमें बच्चों का कहीं ना कहीं माइग्रेशन हो जाता है जिससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है, और भी सोशल इश्यू हो सकते हैं जिसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट कम होता है। तो एक तो मैं ड्रॉप आउट रेट पर बहुत अच्छे से काम करूँगा ताकि बच्चा इस तरह का एक कोडियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके कि वो ड्रॉप आउट रेट कम रहे और लोग अब हम अपने बच्चों को शिक्षा को ज़्यादा महत्व दें रादर देन माइग्रेट होने का मुकाबले। अच्छा, दिल्ली में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? क्योंकि उसमें लैंग्वेज का बहुत मसला है, क्योंकि वहाँ पे सब हर तरह के लोग रहते हैं, इज़ अ नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? डाइवर्स कल्चर के लोग होंगे, मिनी इंडिया मतलब दिल्ली की शिक्षा पद्धति में देखने को मिलेगा आपको, उसको उस चैलेंज को कैसे आप स्वीकार करेंगे? जैसे जिस विद्यालय में मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं एक मिनी इंडिया की तरह ही है। वहाँ पर भी हमें एक बच्चा अगर साउथ में जम्मू कश्मीर से मिलता नॉर्थ में, तो साउथ में मतलब तेलंगाना, ये केरला, तमिलनाडु, सब तरह के बच्चे हमें मिलते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो NEP 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट करती है कि प्राथमिक स्तर पर तो हम मातृभाषा का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, और अगर डिफरेंट लैंग्वेज का वो मिलता है तो हम कहीं ना कहीं स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक वहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि स्कूल कॉम्प्लेक्स वहाँ पे मिले, हमें स्कूल कॉम्प्लेक्स से हमें कोई रिसोर्स मिलते हैं तो वहाँ से। और हम सामान्यतः कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं सब बच्चों को एक उनकी विविधता को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक सामान्य तौर पर एक ही स्तर पर लाया जाए, जिससे कि अध्ययन अध्यापन कार्य सुनिश्चित रूप से सुचारू रूप से चल सके। You have your own subject knowledge, that is mathematics. So when you get the job of vice president, when you selected it, so then how will you manage that, or how will you put up checks and balance on the other subjects as well? On the other subject means ki how will you manage all the things? How you are aware, you have knowledge of your own subject, how will you check the history or the political science or the English grammar or the language or the poetry? So what do you have a plan for that? दिल्ली के विद्यालयों में सामान्यतः हर विषय का एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर होता है, तो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर से हम फीडबैक ले सकते हैं कि क्या फिलहाल में अभी विद्यालय आपके विषय में क्या चल रहा है। If you personally wants to put a checks and balance, you do not want to interpret the mediator. You don't want. If you want to direct involvement, you for the efficiency of the checks and balance or your school education system. So then how will you do अगर that? 12th तक की बात करी जाए तो सामान्य तौर जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इस तरह के विषयों को तो मैं भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ। और इसी के साथ साथ अगर मुझे लगता है कि मैं टेक्निकल टर्म्स नहीं अगर समझ पा रहा हूँ तो, परंतु मैं किसी भी अध्यापक के अध्यापन का तरीका और बच्चों के उत्साह को देखकर मैं कहीं ना कहीं ये एक सामान्य अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि किस स्तर से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को कितना समझ रहा है। तो डिलीवरी जो टेक्निकल ज्ञान नॉलेज है वो तो कंसर्न सब्जेक्ट टीचर को ही मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि डिलीवरी ऑफ नॉलेज है वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और उसमें अगर हो पा रहा है तो दैट्स फाइन। What do you find new things in the new education policy? अभी अगर सामान्य तौर पर देखें तो एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जैसे पहले 10+2 हुआ करता था, अब 5+3+3+4 हो गया है। कुछ नई चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे FLN की बात कर रहे हैं, और जो हम एज हैं बच्चे की जो प्रारंभिक एज है उसको प्रीपोन कर दी है, हम पहले से हम बच्चों को 3 साल से हम एजुकेशन में कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बेसिक मैथमेटिक्स है FLN जिसकी हम बात करते हैं उसको उन्होंने इंक्लूड किया है एडल्ट एजुकेशन पर, और जो स्ट्रिक्ट बाउंड्री होती थी वोकेशनल और नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के बीच में, वो भी कहीं एकेडमिक और वोकेशनल सब्जेक्ट के बीच में वो बाउंड्री को भी लगभग ख़त्म करने का प्रयास किया, मतलब वोकेशनल सब्जेक्ट को एक मेन सब्जेक्ट के रूप में ला रहे हैं, और भी कई सारे इसमें चीज़ें। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में आप मतलब क्या ऐतिहासिक नॉलेज रखते हैं इसके बारे में? आप जानकारी रखते हैं कि भाई ये कब आया था, इससे पहले इससे समझ क्या कब परिवर्तन किया गया था, किसकी कौन लेके आया? सबसे पहले 1968 में एजुकेशन पॉलिसी आई जो नेशनल लेवल पर एप्लीकेबल हुई। उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, और उसको फिर 86 में उसको अपडेट किया गया। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे,
और उसके बाद 1992 में एक प्लान ऑफ एक्शन आया, और उसके बाद सीधा 2005 में भी एक थोड़ा चेंज हुआ, जिसमें हम राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करने लगे, और भी कई सारी चीज़ें आई, और एट लास्ट अभी लेटेस्ट जो सबसे है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी एजुकेशन की बात। ये बताइए कि आप जो इंडियन नेशनल मूवमेंट रहा हमारा जी। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी आप किस व्यक्ति को मानते हैं व्यक्तिगत रूप से? तर्कपूर्ण बात बताइएगा। ये तो 1857 की अगर हम बात करें, या उसके नहीं, बाद आज़ादी में ज़्यादा आज़ादी में किसका अगर रहा, सबसे स्पेशली लेटर जो जो मूवमेंट रहे। लेटर मूवमेंट अगर हम बात करें जो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन एक बड़े स्तर पर देखा गया, लेकिन फिर भी मैं महात्मा गांधी के फेवर में ज़्यादा जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के आंदोलन की बात की, अहिंसा की उन्होंने बात की, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करी, और जो बहुत बहुत बेसिक लेवल पर काम किया, जिसमें अनटचेबिलिटी के लिए उन्होंने खिलाफ किया, वही जो उनकी जो सिद्धांत थे सारे के सारे लगभग संविधान में झलकते हैं। वर्तमान हमारी पॉलिसी जो राज्य की पॉलिसी है, तत्कालीन जो व्यक्ति थे, कई सारे लोगों के साथ गांधी जी जो सर्वसहमति नहीं बना पाते थे, मतभेद होते थे पॉलिसीज़ को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर, अम्बेडकर साहब से हुए और जवाहरलाल नेहरू साहब से हुए, तो उसको कैसे आते हैं? मतलब इतना सक्षम ही अगर व्यक्ति हैं तो उनके विरोध में क्यों गए लोग फिर? मतभेद होना अच्छी बात है, मेरा व्यक्तिगत ये मानना। मतभेद होने में क्या नुकसान है? दो बातें हो सकता है कि सारी अच्छी बातें मैं नहीं सोच पाऊँ, मुझसे अच्छी बातें कोई और सोच पाता हो, तो मतभेद होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मतभेदों को सुलझाना ना सुलझाना बुरी बात है। गांधी जी ने हो सकता मतभेद हुए हों, लेकिन उनको अच्छे से समझाया, चाहे अम्बेडकर के साथ हो, चाहे पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू के साथ हो, और चाहे हमारे बाकी लोगों के साथ हो, उन्होंने अच्छे से उसको अच्छा, भारत को अल्टीमेटली आज़ादी मिल गई, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद की जो समस्या रही उससे सबसे मुख्य मतलब कोई भी भाई सभ्यता अगर एडवांस होगी, डेवलप करेगी, तो उसका बैकग्राउंड एजुकेशन में मिलेगा आपको। तो भारत ने ये जो एजुकेशन सिस्टम वो बाद में आया, मतलब 2002 में उसको ज़्यादा अच्छी तरह से इफेक्टिव बनाया गया। उसमें आप ये बताइए कौन से आर्टिकल्स थे और कब उसको लाया गया, मतलब बाद में कब लाया गया? कुछ आर्टिकल्स के नाम बताएंगे आप? जैसे 21A के तहत, मतलब हमें जो एजुकेशन है 6 से 14 साल के, सिर्फ 21A है, और फिर ये DPSP में कुछ आर्टिकल 45। आप श्योर है 45 है? इसके बारे में मैं सिर्फ DPSP में और कहीं नहीं जिक्र है इसका? और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें कौन से नंबर का? इसका कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 10। आर यू श्योर अबाउट इट? ये एजुकेशन पॉलिसी ये 10 नंबर की है या फर्स्ट नंबर की है? एजुकेशन मतलब एजुकेशन के बारे में जो जिक्र है जिसका, ये बीच में है। आर यू श्योर अबाउट इट? सर 10। ओके। अच्छा, ये बताइए आज़ादी के तुरंत बाद से भारत ने एजुकेशन पर ध्यान देना क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि भारत भाई इतना डाइवर्स था, तो एजुकेशन को अपलिफ्ट करके, जब भारत आज़ाद हुआ 15% भारत का साक्षरता दर थी, तो क्यों उस समय सार्थक प्रयास नहीं किए गए? आपको क्या लगता है कि एजुकेशन से ही डेवलपमेंट होगा चीज़ों का, देश बढ़ेगा? तो जो अभी सारी चीज़ें चल रही हैं, सर्व शिक्षा अभियान, नई शिक्षा नीति और मिड डे मील स्कीम्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बड़े स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस पे स्तर पर भी स्कॉलरशिप्स हैं, और GRF के थ्रू है UGC, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड। तो उस टाइम मतलब क्या दिक्कत आ रही थी? अगर हम एजुकेशन का इतिहास उठा के देखें तो लगभग 1950 के अप्रोक्स राधाकृष्ण समिति आयोग की रिपोर्ट आई, और उससे कई सारे लोगों ने मतलब, और उसके बाद 1956 में भी एक दूसरा कमीशन बना, और 64 में भी मंडल ये कई सारी समितियां बनी, लेकिन उस समय जो हमारे भारत के साथ जो समस्याएं थी, भारत की प्राथमिकताओं में एजुकेशन नहीं था क्या? मैं वही बता रहा हूँ सर कि कई सारी समितियां बनी, इम्प्लीमेंटेशन का प्रयास किया गया, बहुत सारे चेंजेस आए, तो प्रयास किया गया, तो हुआ क्यों, इम्प्लीमेंट क्यों हुआ? आप लेकिन उस समय समस्याएं कुछ, जैसे हमें बहुत सारे युद्ध से, चाहे पाकिस्तान से युद्ध रहे हों या चीन से युद्ध रहे हों, और हमारी आंतरिक परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं थी। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी नेशन के लिए खड़ा होना, एक नया राष्ट्र बनने, जैसे हम आज़ाद हुए तो कहीं ना कहीं एक नया राष्ट्र बनने जैसा ही था, और उसको पहले खड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा होना एक आम बात थी।
पैरों पे खड़ा होना आम बात है, लेकिन आज़ाद तो 1900 मतलब संविधान इम्प्लीमेंट 26 जन 1950 को हो गया, जी। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स में इसको 21 ए के तहत लाया गया, आप बता रहे हैं डीपीएसपी में लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में लाया गया, जी। तो ये 2002 में क्यों लाया गया? पहले से क्या मतलब सरकार मतलब ध्यान नहीं दे रही थी क्या? मतलब इसके संबंधित कोई स्कीम्स नहीं थी, या कोई इसको फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज बनाना पहले क्यों नहीं जरूरी समझा सरकार ने? 1968 में पहली पॉलिसी आ चुकी थी भारत की, और उसमें नहीं आ चुकी थी, लेकिन जो Implementation की बात है। इम्प्लीमेंटेशन है, कंपल्सरी एजुकेशन है, जो एंश्योर्ड किया गया आर्टिकल 21 ए के तहत, मेरा मान पूछना आपसे वो कि ये पहले क्यों नहीं इस बात 68 को में ही लाया? इसकी बात कर ली गई थी सर। उतना इफेक्टिव, लेकिन नहीं लेकिन भाई, उतना अगर effective की नहीं नहीं हो थी तो पाया। फिर वो फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं था भाई? उसके बाद हमें, मुझे लगता है 72 का जो अकाल, सॉरी 72 का जो इमरजेंसी वगैरह रही, सॉरी 72 में इमरजेंसी लगी, जो 80वें दशक, मतलब 80वें दशक की बात करें। 80 में दशक में इमरजेंसी हाँ। लगी। आर यू श्योर अबाउट इट? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि आपने अपने कैरियर में जो टीचिंग आप कर रहे हैं उसमें आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? कोई मतलब मुझे 3 या 4 अचीवमेंट बताएं आप। जैसे मेरा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो मैं एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो उससे क्या हुआ, जैसे मेरे आने से पहले मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट एक नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना, उसके लिए बहुत नहीं ज़्यादा प्रमोट किया था। और मैंने प्रमोट किया तो मेरे 2 विद्यार्थियों का 2 साल से नेशनल लेवल पर जो इंटर एसीएस हमारे यहाँ पर होता है उसका फर्स्ट प्राइज़ आया है। और मैं स्वयं भी टीचिंग एड के कंपटीशन में नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। और मैं बेसिक्स पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो हमारे कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट पहले से मिला है। ऑल्दो हमारे यहाँ क्या कितना परसेंट आपके नेतृत्व में रिजल्ट रहता है? रिजल्ट तो हमेशा 100% पहले से ही रहा है हमारे तो यहाँ। आपका फिर योगदान क्या रहा? लेकिन उसमें QI और EI जो इंडेक्स होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट है। पहले जैसे QI इंडेक्स की बात करें तो 5 पॉइंट समथिंग रहता था, लेकिन मेरे आने के बाद वो 6 आपको लगता है सिर्फ आपकी वजह से, आपके आने से ऐसा कुछ हो पाया? दूसरे लोग मतलब अपना कार्य सही तरह से नहीं कर रहे थे? मेरे सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये मैं अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी सब्जेक्टों में भी इम्प्रूवमेंट हुए होंगे, लेकिन मैंने आपको लगता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं उस टॉपिक में, सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में तो मैं अपना प्रयास पूरा करता हूँ। मैं कहीं ना कहीं मतलब। अच्छा ये बताइए, आप वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तो आपकी दिल्ली सरकार में, मतलब दिल्ली के स्कूल्स में आने के बाद, कॉलेज में आने के बाद आपकी क्या 5 प्राथमिकताएं रहेंगी कि ये मैं अपना इनपुट यहाँ पे देना चाहता हूँ? सबसे पहले मैं एकेडमिक पे फोकस करूँगा, पहला। और दूसरा सेफ्टी एकेडमिक, चलिए आप बताइए। एकेडमिक, और दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी पे, और तीसरा एक कोडियल एनवायरनमेंट रहे, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट रहे, और कहीं ना कहीं जो टीचर और स्टूडेंट अपनी पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ। और लास्ट में मतलब, और मैं ग्रीनरी जो वहाँ का मेरा विद्यालय का जो एनवायरनमेंट रहेगा वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को सपोर्ट करे, ग्रीन बेल्ट में। अच्छा हालिया टाइम में ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट इनडिसिप्लिन लगातार हो रहे हैं, या पहले इतना मतलब वो रहते ही हैं, बट आप इनडिसिप्लिन को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे दूर करेंगे? भाई मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगा, या कैसे आप अफेक्टिव अपने इनपुट्स देंगे? सार्थक प्रयास क्या रहेंगे आपके? इनडिसिप्लिन जो मेरा मानना है वो कहीं ना कहीं अज्ञानता में या इस तरह से होते हैं कि हमें इनडिसिप्लिन करने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे? मेरा ये मानना होगा कि मैं बच्चों से बात करूं, और बच्चों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी को कुछ दूसरे डोमेन्स में चैनलाइज कर दूं। जैसे जो बच्चे ज़्यादा वो कर रहे हैं, या हम फिजिकल एजुकेशन में उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। हम उन्हें कुछ इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे हों। अगर वो इंटरेस्ट लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें उनकी एनर्जी चैनलाइज होगी, उनका समय वहाँ कंज्यूम होगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्टिवली इनडिसिप्लिन को कम करेगा। और भी बाकी अच्छा अपना सकते हैं। आप ये बताइए, आप आपकी क्लास में कोई दिव्यांग स्टूडेंट अगर हो तो आप कैसे अपने इनपुट्स देंगे कि वो अपने आप को आई मीन क्वारंटाइन फील ना करे, वो अपने आप को समान फील करे सारे बच्चों के साथ? तो आपके क्या विशेष इनपुट रहेंगे? आप तार्किक बात बताइए। जी, अगर हमारे विद्यालय में कोई बच्चा CWSN वाला है या फिजिकली हैंडीकैप है, तो हम ये प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं उसके प्रति एक रेस्पेक्ट वाली फीलिंग आए, सिंपैथी तो रहे लेकिन दयालुता की भावना रहे।
उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ लोग पिटी फील कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बच्चों को में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और टीचर्स को भी इस तरह के गाइड करेंगे कि बच्चों को इस तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर वो देख रहे हैं हमारे उस हैंडीकैप बच्चे के साथ या दिव्यांग बच्चे के साथ, तो कहीं ना कहीं उसको डिमोटिवेट करें और बच्चों को एक प्रॉपर जानकारी दें। और हम कहीं जो बच्चा अगर किसी भी तरह से मोल स्ट्रीम जो मेन स्ट्रीम से पिछड़ रहा है तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करें, या ऑलरेडी वो मेन स्ट्रीम में नहीं है तो कुछ ऐसे प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाए। हमारे पास एक स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट रहती है जो इस तरह के बच्चों को डील करता है, तो मैं उससे डेली फॉलो अप लूँगा। और अच्छा, भारत सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को सुविधाएं जो प्रदान की जा रही हैं, आप बताइए क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे बहुत सारे अगर फिजिकली कोई हैंडीकैप है तो फिजिकली एड उसे दी जाती हैं। और एक क्या है? कुछ स्पेसिफाइड नाम बताएंगे आप? स्पेसिफाइड तो जैसे अगर वो पैड से हैंडीकैप है तो उसको व्हील चेयर दे देना। अगर वो एजुकेशन में क्या? एजुकेशन में जैसे एग्ज़ाम कुछ होता है तो एग्ज़ाम में उसके लिए राइटर प्रोवाइड करवाना, या उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना अगर वो मतलब ब्लाइंड है इस तरह से है। तो ये तो एग्ज़ाम के रूप में रही। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हो रहती हैं, निःशक्त जन करके कई सारे प्रोग्राम उसमें चलाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी रखते हैं आप? क्या क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो करेंसी जो एक्चुअल में हमारे पास जो करेंसी रहती है उसे हार्ड करेंसी शायद जैसा मुझे लगता है बोलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ करेंसी मिलती है जो डिजिटल फॉर्म में होती है, उसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। जो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस अगर हम बात करें इंडियन की तो इंडियन में जो शिक्षक इंडिया में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल का थोड़ा सर मेरे माइंड से इसके अच्छा, इसका बैकग्राउंड बताइए। जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में जो मनाया सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनकी मेमोरी में मनाया जाता कब से शुरुआत हुई थी इसको मनाने की? है। इसका माफी ओके ओके। चाहूँगा। अभी बताइए, ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब जब कोरोना के टाइम में काफ़ी क्रेज आया, तो ऑनलाइन एजुकेशन के कोई 3 आप बताइए कि मतलब 3 हानियाँ बताइए उसकी, क्या मतलब ज़रूरत नहीं है जिसकी ये ऑनलाइन आपको मतलब एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा पीछे की तरफ हो रहा है, तो ऐसी कोई 3 बातें? ऑनलाइन एजुकेशन से कहीं ना कहीं शिक्षा पीछे की तरफ तो नहीं जाती है, लेकिन उसकी कोई ड्रॉबैक तो है ही। कोई 3? जैसे पहले अगर हम ड्रॉबैक की बात करने लगे तो कहीं ना कहीं फीडबैक का जो रहता है वो एक्चुअल फीडबैक हमें नहीं मिल पाती। जो टीचर्स और स्टूडेंट का जो टू वे कम्युनिकेशन हो पाता उतना प्रॉपर नहीं हो पाता जितना हम एक ऑफलाइन क्लास में कर पाते हैं। और दूसरा जो रहता है उसमें स्टूडेंट की बिलनेस बहुत ज़्यादा रहती है। स्टूडेंट के लिए कंपेल मतलब एक कहीं ना कहीं कंपल्सन नहीं होता है, और हम एकदम थोरोली भी चेक नहीं कर पाते हैं कि वो हम इसके लाभ क्या है? इसके लाभ तो बहुत सारे, अगर लाभ देखा जाए लाभ तो बहुत सारे हैं। जैसे समय की इसमें बाध्यता नहीं है। जो लर्नर है वो कहीं पर भी किसी भी समय उसको एक्सेस कर सकता है और कभी उससे सीख सकता है। दूसरा, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक कोर्स सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा स्टूडियो लीजिए हमको आप सिखा सकते हैं। साक्षर भारत अभियान के बारे में क्या जानते हैं? अभी साक्षर भारत अभियान का एक पर्पज़ है कि हमारे जो भारत के जो लोग हैं जो एडल्ट एजुकेशन के अंदर ही आता है, और एडल्ट इसमें हम 100% लिटरेसी की बात कर रहे हैं, जिसमें टारगेट जो है मैक्सिमम 15 से 35 साल के लोगों को मुख्यतः है। बाकी तो क्या उसमें जेंडर इक्वालिटी की बात है? जेंडर इक्वलिटी तो हमेशा ही भारत अलग से मेंशन है इसका हरीश्वर और मैं इसकी अच्छा, माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो सुधार की आवश्यकता आप क्या आते हैं कि इसमें यूपी में माध्यमिक शिक्षा परिषद में क्या सुधार होना चाहिए? माध्यमिक शिक्षा स्तर में जो सुधार है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे होना चाहिए। और जो एजुकेशन है जो ग्राउंड लेवल पे जिस तरह की एजुकेशन अगर दी जा रही है उसको एकदम प्रॉपर वे में जो अभी जो अध्यापक कर रहे हैं जो पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है, उसको थोड़ा सी स्पीड के साथ अगर हम एज ए उत्तर प्रदेश को केरला जैसे राज्यों से सीखना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें बहुत जल्दी और फास्ट इम्प्लीमेंटेड हो सकती हैं। अच्छा, शिक्षा ये किस लिस्ट में है, मतलब स्टेट लिस्ट, सेंट्रल संबद्ध लिस्ट? सूची में आता है सर। ये कब से इसको जोड़ा गया था?
संवर्ती सूची में कब से आया हाँ था? कब से आया था ये, पहले से ही था ओरिजिनल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में या बाद में जोड़ा नहीं, गया? बाद में फिर बाद कब में जोड़ा से गया? संवर्ती सूची में लाया गया। कब? इसका मैं देख के। ओके ओके। अच्छा ये बताइए आप मतलब गर्ल एजुकेशन में के लिए अपलिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे यूपी में आप देखते हैं तो वहाँ पे गर्ल्स के लिए स्कूल मतलब एजुकेशन उतना नहीं हो पा रहा है और कई बार देखा जाता है कि जल्दी शादी कर दी जाती है, तो उस चीज़ को आप मतलब चलो शादी करने वाला अलग मसला है बट आप गर्ल्स एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए क्या करते हैं यूपी में? इसका सबसे प्रारंभिक जो तरीका है वो ये है कि हम जो पेरेंट्स हैं और जो इवन जो बच्चे हैं, जो लर्नर है या जो स्टूडेंट है, उसी को हम इस तरह से काउंसलिंग करें या उसके प्रति अवेयरनेस फैलाएं कि शिक्षा का महत्व कितना है, शिक्षा आपको किस स्तर तक इंडिपेंडेंट बनाता है। तो सबसे पहला यही है कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और दूसरा ये रहेगा कि जो बच्चे अगर विद्यालय में आ रहे हैं तो ड्रॉप आउट रेट ड्रॉप ना करें। अगर वो ड्रॉप करते हैं तो हम कहीं ना कहीं काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि पेरेंट्स को भी हम, अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा, अपने बच्चे को अगर वो नहीं भेज रहे, स्पेशली गर्ल्स को अगर स्कूल नहीं भेज रहे, तो उनसे बात की जाए कि क्यों नहीं भेज रहे हो। और अगर लगता है कि वो उचित है तो कहीं ना कहीं हम उसको इस तरह से एजुकेशन में इंडल्ज करें कि वो अगर प्रॉपर एजुकेशन में भी नहीं आई तो कम से कम वो एजुकेशन ना छोड़े, एजुकेशन जरूर कंटिन्यू करें किसी भी मतलब एट एनी कॉस्ट अगर वो कर सकते हैं। अच्छा आपका मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब टॉपिक कौन सा लगता है जब आप इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ कि ये मुझे सबसे मैं अच्छा लगता है? लगभग सारे टॉपिक इंजॉय करता हूँ। कोई एक स्पेसिफाइड टॉपिक ये बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय करता हूँ ऐसा कुछ नहीं? ऐसा तो बहुत एकदम नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक जो मैथ का करिकुलम है वो बहुत अच्छा, बहुत फैसिनेटिंग करिकुलम है। और ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं लगता कि ये बहुत एकदम नहीं इंजॉय आ पा रहा है, क्योंकि मेरा जो रहता है वो मैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा मतलब करवाना पसंद करता हूँ। और मोस्टली जो रहता है वो मिडिल स्कूल। अच्छा चलिए एक बात और बता दीजिए आप अपने बच्चों में अवेयरनेस कैसा लाएंगे? जैसे कुछ जनरल नंबर्स होते हैं जैसे एम्बुलेंस का, पुलिस का या फिर गर्ल्स के लिए लक्ष्य होता है, तो ऐसे किस तरह से आप जागरूकता लाएंगे बच्चों में कि ऐसी कोई घटना उनके साथ हो तो वो तुरंत सूचित कर पाए? कैसे अवेयरनेस लाएंगे? इस तरह के जो नंबर्स रहते हैं तो ये हमारे जो बोर्ड्स रहते हैं जिससे हमें एप्लीकेशन मिलाता है तो उसकी भी गाइडलाइन रहती है कि हम जैसे फायर वाला नंबर है तो फायर वाला नंबर जहाँ भी हम सिलेंडर लगाए होंगे सब जगह पर उसको फायर वाला नंबर को लगाएं। और गर्ल्स के लिए है जिसमें सेक्सुअल अगर असोल्ट किसी लड़के को किया जाता है तो एक इंटरनल कमेटी रहती है, तो वो एक टाइम टू टाइम मतलब गाइड मतलब एक सेमिनार लेते हैं तो उसमें बच्चों को बताया जाए और हम नोटिस बोर्ड पे भी लगा सकते हैं। अच्छा एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो एम्बुलेंस के लिए कौन सा नंबर डाल कर बुलाना होता एम्बुलेंस के लिए है? आप अपने बच्चों को अवेयरनेस करेंगे जी, और जी। आप उसके बारे में मतलब पता होना चाहिए तो जी। आप उसको बताइएगा बच्चों को कि हाँ। ये होते हैं। आप बीच बीच में अपने लेक्चर के बीच में ऐसी अवेयरनेस हाँ। खुद भी होनी चाहिए, चलो स्कूल की तरफ से सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए, और आपके पर्सनल इनपुट्स भी और होने चाहिए। जैसे मुझे लगता है जैसे हम मैथमेटिक्स में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स में हम इस तरह क्वेश्चन दे सकते हैं कि एम्बुलेंस का सपोज करिए, एम्बुलेंस का जो कॉलिंग नंबर है वो 180 है, तो हम बोल सकते हैं कि आपके पास 23 टॉफ़ियाँ हैं लेकिन जो आपके दोस्त है उसके पास इतनी टॉफ़ी जितने एम्बुलेंस का कॉलिंग नंबर है। तो आप बताओ कि आपके आपके और आपके मित्र के जो मित्र फ्रेंड है उनके बीच में कितनी टॉफ़ियों का डिफरेंस है। क्या आप ऐसा प्रयास करते हैं अपने स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस में मैं इस तरह की चीज़ें एम्बुलेंस वगैरह के तो मैं ऑनेस्टली बताऊं कि नहीं करा अभी तक, लेकिन हाँ अब मैं इस चीज़ को इट्स ओके। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर कैरियर अहेड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।